चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। इल्तुतमिश को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ वीडियो को लाने में लेट हो गया क्योंकि कुछ चीज़ खरीदना था, जैसे लाइटिंग का अरेंज करना था, कैमरा, माइक, स्टैंड, ये सभी को नया लेना था। तो इसमें कुछ देरी हो गया। अब वीडियो रेगुलर आएगा। तो हम लोग इल्तुतमिश को शुरू करते हैं। तो हम लोग इल्तुतमिश को इक़्तिदारी व्यवस्था तक देख लिए थे कि इक़्तिदारी व्यवस्था किसे कहते हैं, इक़्तिदारी व्यवस्था के अंदर क्या क्या होता है। तो हम लोग सब इल्तुतमिश के बारे में इक़्तिदारी व्यवस्था तक लगभग हम लोग देख लिए थे। इल्तुतमिश से हम लोग लगभग इक़्तिदारी व्यवस्था तक देख लिए थे। तो हम लोग फिर आते हैं न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश से हम लोग न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो न्याय व्यवस्था से देखते हैं कि न्याय व्यवस्था इल्तुतमिश के राज में न्याय व्यवस्था कैसा था। न्याय व्यवस्था इल्तुतमिश के राज में कैसा था। तो जो न्याय व्यवस्था था इल्तुतमिश के राज में, तो न्याय व्यवस्था के बारे में बताया जाता है कि इब्न बतूता इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के बारे में बताता है कि इब्न बतूता कहता है कि इल्तुतमिश के राज में उसके महल के संदर्भ में, जो उसके महल के समक्ष था, उसके महल के समक्ष संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे और दोनों शेरों के गले में घंटी लगा हुआ था। उसी का उल्लेख करता है इब्न बतूता, जो उसी का न्याय व्यवस्था का इल्तुतमिश का वह उल्लेख करता है। इब्न बतूता उसी का उल्लेख करता है। तो इल्तुतमिश तो फिर उसके बाद वो उसका उल्लेख करता है कि उसके महल के नजदीक संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे, उसके गले में 2 घंटियां लटकाए जाता है, उसी का उल्लेख करता है। फिर जो इल्तुतमिश होता है अपने अधीनस्थ हिंदू सरदारों को, जिस राजा को वह जीतता है, हिंदू सरदारों को, उसका न्याय व्यवस्था में वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जो उसके अधीनस्थ हिंदू सरदार होते हैं, तो इल्तुतमिश उसका कोई न्याय व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर होता है कि ग्राम पंचायत में यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता था हिंदुओं का, तो उसका निवारण, जो हिंदुओं का लड़ाई झगड़ा होता था ग्राम पंचायत में, तो उसका निवारण ग्राम पंचायत का प्रधान के द्वारा ही किया जाता था। और फिर न्याय व्यवस्था से अगला पॉइंट है कि यदि हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा होता था, मतलब लड़ाई या झगड़ा होता था, तो उसका जो निर्णय करता था वह काजी के द्वारा होता था। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसका निर्णय कौन करता था? तो उसका निर्णय काजी करता था। तो हम लोग इससे कुछ बातें लिख लेते हैं न्याय व्यवस्था से। इल्तुतमिश, तो इसका न्याय व्यवस्था से न्याय व्यवस्था, इससे पहला पॉइंट है इब्न बतूता ने उल्लेख किया है कि उसके महल के समक्ष, संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे। 2 शेरों के गले में घंटी थी। 2 शेरों के गले में घंटी का उल्लेख करता है।
करता है। फिर इससे अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश अपने अधीनस्थ हिंदुओं सरदारों के न्याय व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। न्याय व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर इससे अगला पॉइंट है कि गांवों में हिंदुओं को आपसी विवाद को ग्राम प्रधान सुलझाता था। प्रधान निर्णय करता था। फिर अगला है इससे कि हिंदुओं और मुसलमानों मुसलमानों के बीच विवाद का निर्णय काजी करता था। तो ये इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था से 4 पॉइंट है कि इब्न बतूता कहता है कि उसके महल के समक्ष संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे, उसके गले में घंटी, दोनों शेरों के गले में घंटी का उल्लेख करता है। और दूसरा है कि इल्तुतमिश अपने अधीनस्थ हिंदुओं सरदारों को, जो उसके अपने अधीनस्थ हिंदू सरदार थे, उसकी न्याय व्यवस्था में वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा है कि जो हिंदू थे उनमें हिंदू में आपसी विवाद होता था तो उसका ग्राम प्रधान ही उसका निर्णय करता था। फिर उससे अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच यदि कोई आपसी विवाद होता था तो उसका निर्णय काजी करता था। तो हो गया न्याय व्यवस्था। अब हम इसका सेना को देखेंगे, इल्तुतमिश को सेना के बारे में देखेंगे। इसका हम लोग सेना देखेंगे। तो इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत में दो राजा हुआ था। एक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, और जो दूसरा हुआ था उसका बेटा आराम शाह जो मात्र 8 माह के लिए ही वह राजा बना था। तो उसने भी कोई उपाधि धारण नहीं किया, अपने नाम का खुतबा उतबा का उसका कोई जिक्र नहीं किया जाता है। तो इल्तुतमिश जो ही था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का सिक्का ढलवाया और अपने ही उसने खलीफा से खलियत लेकर अपने राजकाज चलाना शुरू किया। तो यह पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश जो था वह अपनी राजधानी
लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आता है। तब बट कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को दिल्ली न रखकर कहाँ रखा था, वह लाहौर रखा था। बट इल्तुतमिश ऐसा नहीं करता है, वह अपनी राजधानी कहाँ लेकर चलाया, लाहौर से दिल्ली लेकर चला आया। तो सेना के बारे में बोला जाता है, इल्तुतमिश ने पहली बार एक शाही सेना का निर्माण किया था। शाही सेना का निर्माण किया था। शाही सेना जो होता था, वह सेना एक प्रकार का जो राजा को वह सुरक्षा प्रदान करना था, राजा को सुरक्षा प्रदान करता था, उसी को शाही सेना बोला जाता है। जैसे अभी किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल कमांडो या स्पेशल सेक्रेटरी दिया जाता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल जैसे एसपीजी करके कमांडो होता है, तो उनकी सेक्रेटरी का जो पूरा भार होता है उन्हीं कमांडो के ऊपर होता है। तो इल्तुतमिश जो था, पहली बार दिल्ली सल्तनत में उसने एक शाही सेना का निर्माण किया। उसको शाही सेना को उर्दू में हर्म एक क्लब के नाम से भी जानते हैं। तो इल्तुतमिश वह सुल्तान था जिसने शाही सेना का निर्माण किया था, खड़ी किया था, शाही सेना का निर्माण किया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में 2 शासक हुए थे, उसने शाही सेना का निर्माण नहीं किया था। तो जो शाही सेना होता था, उसका भुगतान कौन करता था, तो उसका भर्ती और भुगतान सीधे केंद्रीय सरकार ही करता था। तो इसका भर्ती और भुगतान कौन करता था, केंद्रीय सरकार ही करता था। इल्तुतमिश के समय में केंद्रीय सरकार करता था। शाही अंगरक्षक या शाही जानदारों का एक भी दल, शाही अंगरक्षक जो शाही सेना होता है, तो उसी को शाही अंगरक्षक और शाही जानदारों का इसने एक दल बनाया था। और उन दलों का जो प्रधान था, शाही अंगरक्षक और शाही जानदारों दलों का जो प्रधान था, सर ए जानदार शाही अंगरक्षक और शाही जानदार का प्रधान था। तो इल्तुतमिश जो उस समय बोला, इल्तुतमिश जब ये राजगद्दी पर बैठता है, तो उस समय इसे अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे इसका राज विस्तार, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक, इन सभी चीजों को इसको सामना करना पड़ता था। तो वह उस समय अपनी राज को मजबूती बनाने के लिए इसने एक संस्था का निर्माण किया था, जिसको तुर्क-ए-चहलगानी संस्था का नाम दिया गया था। तुर्क-ए-चहलगानी संस्था होता क्या है, तो इसने अपनी मतलब ये अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए तुर्क-ए-चहलगानी संस्था का निर्माण किया। उस संस्था में होता यह था कि जैसे ईरानी परंपराओं के अनुसार दासों को क्या होता था, दासों को राजनीतिक रूप से जोड़ा जाता था। ईरानी परंपराओं के अनुसार, तुर्क-ए-चहलगानी में ईरानी परंपराओं के अनुसार दासों को राजनीतिक रूप से जोड़ा जाता था और उसे एक वफादार वर्ग के रूप में प्रशासन में उसे वरीयता दिया जाता था। एक वफादार के रूप में उसे प्रशासन में वरीयता दिया जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, उसी को तुर्क-ए-चहलगानी परंपरा कहा जाता था। तो तुर्क-ए-चहलगानी जो होता था, उसको चालीसा या चरगान भी हम लोग कहते थे। तो हम लोग देखते हैं तुर्क-ए-चहलगानी सेना से इसका देखते हैं कि, तो सेना से हम लोग देखते हैं, सेना से ये देखते हैं कि इल्तुतमिश ने पहली बार पहली बार शाही सेना का निर्माण किया था। शाही सेना का निर्माण किया था। इसको उर्दू में क्या कहते थे, हस्म ए कलब। शाही सेना को हस्म ए कलब कहा जाता था। ये इससे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि इसका भर्ती, इसी में लिख देते हैं, इसका भर्ती और भुगतान
इसका भारतीय और भुगतान कौन करता था? भारतीय और भुगतान केंद्रीय सरकार करता था। कौन करता था? केंद्रीय सरकार करता था। केंद्रीय सरकार करता था। फिर इससे दूसरा पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने एक शाही अंगरक्षक और शाही जानदार का दल बनाया था। शाही जानदारों का दल बनाया था। फिर इससे अगला पॉइंट होता है कि शाही सेना का प्रधान कौन होता था? शाही सेना का जो प्रधान था सर ए जानदार होता था। सर ए जानदार होता था प्रधान। जानदार शाही सेना का प्रधान सर ए जानदार होता था। फिर इससे हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, इसने सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए किस संस्था का निर्माण किया था? तो इसने सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए तुर्कान ए चिहलगानी या तुर्कान ए चहलगान, तो इसने सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए तुर्क ए चिहलगानी संस्था का निर्माण किया। निर्माण किया था। इस परंपरा में होता था, इस परंपरा में दासों को डायरेक्ट राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ा जाता था और एक वफादार वर्ग को प्रशासनिक रूप में जगह दिया जाता था। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? तुर्क ए चहलगानी। इसको हम लोग चालीसा भी कहते हैं, या चरगान भी कहते हैं। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली ले आया। तो जो इल्तुतमिश जो था, तो अपनी ये राजधानी को जब इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली न बनाकर वह अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। बट आराम शाह के समय भी इसकी राजधानी लाहौर ही था, बट वह राजा बनता है तो दिल्ली में ही रहता है। तो दिल्ली में ही रहता है तो उस समय उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह हो जाता है तो इल्तुतमिश उसका दमन कर देता है। फिर आराम शाह को हराकर यह गद्दी पर बैठ जाता है। तो जब ये राजा बनता है तो अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके वह दिल्ली ले आता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। फिर इससे अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश जो था अपनी शासन व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए, मतलब इल्तुतमिश अपना शासन व्यवस्था का मजबूत बनाने के लिए मोहम्मद जुनैदी और फारूक मुल्क को
मुल्क से सहायता लिया था। जो मोहम्मद जुनैदी और फारूक मुल्क इसके सेनापति था और एक प्रधानमंत्री था। तो उसकी सहायता से इसने अपने सल्तनत को, शासन व्यवस्था को मजबूत किया था। इससे अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि इल्तुतमिश अपना शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसने मोहम्मद जुनैदी और मुल्क से सहायता लिया था। सहायता लिया था। फिर इससे अगला पॉइंट है, वो उसी तरह से जिस तरह से ये जो मोहम्मद गौरी था वह भारत में पूर्ण रूप से मतलब सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो उसने दो सेनापतियों को बोला था। पहला जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको बोला कि तुम मध्य भारत को जीतो, और बख्तियार खिलजी को बोला कि तुम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को जीतो। तो उसने दो सेनापतियों को तैयार किया था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य भारत को जीता और बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में उसको जीत हासिल किया था। तो उसी समय जो बिहार के क्षेत्रों में बख्तियार खिलजी अपना जीत कर रहा था, तो उसी समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने का श्रेय या जलाने का जो काम किया था वह बख्तियार खिलजी किया था, जो उस समय वह मोहम्मद गौरी का दास था। फिर आगे चल के वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हो जाता है। तो उसी प्रकार इल्तुतमिश अपना शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दो आदमियों से सहायता लेता है। एक उसका सेनापति होता है और एक उसका प्रधानमंत्री होता है। तो जुनैदी जो होता है उसका प्रधानमंत्री होता है और फखरुख मुल्क होता है उसका सेनापति होता है। तो उससे अगला पॉइंट है कि मोहम्मद जुनैदी इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री होता है। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। तो सेना से बातें हो गई। फिर इसका हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला, किसके शासनकाल में क्या किस चीज का निर्माण हुआ था, उसको हम लोग इल्तुतमिश ने किस चीज का निर्माण करवाया था उसको हम लोग देखेंगे। स्थापत्य कला इसका हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इस इल्तुतमिश का स्थापत्य कला देखेंगे। फिर आज हम लोग इल्तुतमिश को खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका स्थापत्य कला देखते हैं। इसका हम लोग स्थापत्य कला देखते हैं इल्तुतमिश से। जो इल्तुतमिश होता है, तो इस बोला जाता है कि कुतुब मीनार का जो पूरा अधूरा काम को इसने पूरा करवाया था। तो ये बात सही है कि इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के समय में
बिजली गिर जाता है तो फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया था। तो कुतुब मीनार को 3 भागों में देखा जाता है। पहला जो देखा जाता है कि इसका और यह किसके याद में बनवाया गया था, ये भी देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था बख्तियार काकी, उसी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है, क्या, चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो अब वह कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाता है। तो उसका बेटा जब राजा बनता है, 8 माह के लिए बनता है, तो वह उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। फिर जब इल्तुतमिश राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तो वह कुतुब मीनार को 1231 से 1232 ईस्वी में अधूरा जो कुतुब मीनार बना हुआ रहता है उसको वह पूरा करवा देता है। कुतुब मीनार को वह पूरा करवा देता है। ये दूसरा भाग हुआ। तीसरा भाग जो होता है वह होता है फिरोज शाह तुगलक के समय में, तुगलक वंश का वह शासक होता है, उसी के समय में बिजली गिर जाता है। तो बिजली जब गिर जाता है तो उसको वह मरम्मत करवाता है, और मरम्मत करवाने के बाद वह उसका मरम्मत करवाता है। तो 1231 से 1232 ईस्वी में फिर ये इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। फिर इसका यह किसके याद में बनवाया गया था, तो यह बगदाद काकी की याद में बनवाया गया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। जो बगदाद काकी था वह भारत में मेन रूप से निवास करने के ही अथी से, मतलब निवास करने ही आया था भारत में। बगदाद काकी जो था वह भारत में निवास करने हेतु आया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखवाया था और सुल्तान मोईउद्दीन का भी नाम लिखवाया था। जब उसने कुतुब मीनार का काम पूरा कर दिया था तब उसने 2 आदमियों का नाम लिखवाया था। पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर किस किस का नाम लिखवाया था। तब पहला जो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का था, दूसरा नाम था सुल्तान मुइजुद्दीन का नाम था, दूसरा नाम मुइजुद्दीन का नाम था। फिर इससे अगला पॉइंट है कि भारत में प्रथम जो मकबरे का जो मस्जिद बनवाया गया था उसका श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। भारत में जो मकबरा का जो गुंबद जैसा मस्जिद बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को ही जाता है। जब ये बदायूं का गवर्नर था तो फिर वहां से ये इसके आराम शाह को बुलाने पर दिल्ली आता है और दमन करके जब ये राजा बन जाता है तो वहां पर 2 चीजों को इसने बदायूं में निर्माण करवाया। एक इसने निर्माण करवाया किसका, शमसी ईदगाह और हौज ए शमसी का निर्माण करवाया। कहा, शमसी ईदगाह और हौज ए शमसी का निर्माण करवाया, कहा, बदायूं में। फिर इसने बदायूं में ही 1233 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो हम लोग देखते हैं इसका स्थापत्य कला से, लिख लेते हैं कुछ बात। पहला पॉइंट देकर 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार के अधूरा काम को पूरा किया। अधूरा काम को पूरा किया। यह किसके याद में बनाया गया था, यह ऐबक के गुरु काकी की याद में बनाया गया था। काकी के याद में। फिर इससे दूसरा पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम मकबरा मस्जिद का निर्माण का श्रेय भारत में सर्वप्रथम मकबरा मस्जिद का श्रेय